अस्सलाम वालेकुम। मैसम राशिद की अदबी दुनिया में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको अदबी दुनिया से निकाल कर लेकर के चल रहे हैं फ़िल्मी दुनिया की तरफ। जी हाँ, आज मैं आपको की मुलाकात करवा रहा हूँ एक बहुत ही अपने वक्त की खूबसूरत तरीन हीरोइन सायरा बानो से। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे सायरा बानो की। सायरा बानो की पैदाइश 23 अगस्त सन 1944 ईस्वी को मसूरी उत्तराखंड में हुई थी। आपकी वालदा का नाम नसीम बानो है और आपके वालिद का नाम मियाँ एहसानुल हक है। आपकी वालदा नसीम बानो अपने वक्त में सन 1930 से 1940 तक बहुत ही मशहूर हीरोइन रही हैं और अपने वक्त की बहुत ही खूबसूरत तरीन हीरोइन थी और उसके बहुत दीवाने थे लोग। एहसानुल हक फिल्म प्रोड्यूसर थे और एहसानुल हक से उनकी शादी हुई। उन्होंने यहाँ एक फिल्म बनाई थी फूल। सन 1947 में जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और हिंदुस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया और दूसरा पाकिस्तान हुआ, तो मियाँ एहसानुल हक ने पाकिस्तान जाने के लिए अपना कमर बांध लिया और नसीम बानो से कहा कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट होना चाहता हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। नसीम बानो को अपना मुल्क हिंदुस्तान काफ़ी पसंद था। उन्होंने साफ इनकार कर दिया और इस तरीके से एहसानुल हक से उनकी अलहदगी हो गई। और फिर उस वक्त उनके पास एक बच्ची थी सायरा बानो। वो अपनी बच्ची को लेकर के लंदन चली गई और वहीं उनकी तालीमी तरबियत शुरू कर दी। आपने सायरा बानो ने लंदन में इलिट स्कूल से तालीम हासिल की और जब वो स्कूली तालीम हासिल कर रही थी तो उन्होंने वहाँ पे ड्रामा में हिस्सा लेना शुरू किया। उनकी दिली ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ की तरह फिल्म इंडस्ट्री में एज ए हीरोइन आए और इसी कोशिश में लगी रही और अपने आप को उसी तरह से बिल्डअप करती रही। तो उनकी दो ख्वाहिश थी। एक ख्वाहिश थी कि वो अपनी माँ की तरह एक खूबसूरत हीरोइन बन कर के फिल्म इंडस्ट्री पर राज करे और दूसरी ख्वाहिश थी उनकी कि उनकी शादी दिलीप कुमार से हो जाए। दिलीप कुमार से बेतहाशा बचपन से ही प्यार करती आ रही थी और उनकी दीवानी थी। और जब भी वो बम्बई आती थी तो दिलीप कुमार की शूटिंग जहाँ भी होती थी वहाँ जाकर के उनकी शूटिंग को देखना और उस पर गौर करना उनकी सबसे पहली पसंद थी। जब माँ को इस बात का इल्म हुआ कि बेटी जो है वो हीरोइन बनना चाहती है तो अंधे को क्या चाहिए, दो आँखें। नसीम बानो की भी ख्वाहिश थी कि उसकी बेटी उसी की तरह एक बड़ी हीरोइन बनकर के सामने आए और उन्होंने इसके लिए कोशिश की। ऑडिशन हुआ और उनको सबसे पहली फिल्म मिली हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी में चूँकि उनकी उम्र कम थी इसलिए उन्हें मेन रोल के किरदार में नहीं दिया गया बल्कि सेकंड रोल दिया गया, जिसको सायरा बानो ने साफ इनकार कर दिया कि अगर वो काम करेंगी तो एज ए हीरोइन काम करेंगी, सेकंड लीड नहीं करेंगी। इस तरह से हम हिंदुस्तानी में उन्होंने काम नहीं किया और उसमें उनका डेब्यू नहीं हुआ। उसके बाद मुखर्जी की फिल्म जंगली में उनको साइन किया गया और इस तरीके से वो उनकी पहली फिल्म हुई और उसके हीरो थे शम्मी कपूर। एक ज़बरदस्त फिल्म बनी थी, एक बहुत ही एक ऐसी इसमें दीवानगी थी, ऐसा पागलपन था, ऐसा जंगलीपन था कि लोग जो है वो उस जंगलीपन को देख करके वाह वाह करते और इतनी खूबसूरत हीरोइन अपनी ज़िंदगी में उन्होंने नहीं देखी थी और पूरा हिंदुस्तान
का नौजवान सायरा बानो से इश्क करने लगा। तो दोस्तों, सायरा बानो की खूबसूरती अपना रंग ला चुकी थी और वो बहुत ही ज़्यादा मकबूल भी हुई एज ए अदाकारा भी और एज ए ब्यूटी क्वीन के हिसाब से भी उनको शोहरत मिली और उन्होंने इसका पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था, बहुत ही इश्क था अदाकारी से। तो उसको और भी निखारने के लिए उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, खासकर हिंदुस्तान की इंडस्ट्री, जहाँ पर डांस बहुत अहमियत रखता है, और इस डांस ने उनका बहुत साथ दिया और कई फिल्मों में उसने उन्हें अपने डांस के जलवे भी दिखाए। तो दोस्तों, उनकी शुरुआत तो सन 1961 में हो गई फिल्म जंगली से ही। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक से एक फिल्म देते रहे। शादी, ज्वार भाटा, झुक गया आसमान, पड़ोसन, पूरब पश्चिम, हेरा फेरी, ज़मीर, आई मिलन की बेला, बैराग, आदमी और इंसान, दीवाना, बल्ब मास्टर, शागिर्द, दूर की आवाज़, अमन, सगीना, गोपी, विक्टोरिया, नंबर 203, अप्रैल फूल, साजिश, ये जिंदगी कितनी हसीन है, रेशम की डोरी, आओ प्यार करे, इंटरनेशनल क्रुक, दुनिया, आरोप, नहले पे दहला, प्यार मोहब्बत, चैताली, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन्होंने 2 टीवी शो भी किए, हमारी बेटी राज करेगी और आखिरी दाव। तो ये था उनका फिल्मी सफ़र, और इस सफ़र में उनके साथ अपने ज़माने के जितने बड़े हीरो थे सबके साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो शम्मी कपूर हो, चाहे वो शशि कपूर हो, चाहे वो देवानंद हो, चाहे वो राज कपूर हो, चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे वो राजकुमार हो, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो आपके फिरोज खान हो। यानी कि उस वक्त के विनोद खन्ना से लेकर के और अमिताभ बच्चन से लेकर के तमाम लोगों के साथ, जितने बड़े कलाकार थे सबके साथ उन्होंने काम किया और खूब किया, और इस तरीके से इंडस्ट्री की वो बेहतरीन हीरोइन के तौर पर सामने उभर करके आई। और अपने ज़माने में सन 1963 से लेकर सन 1969 तक वो तमाम हीरोइनों में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाली हीरोइन बन चुकी थी। और 1971 से लेकर के 1976 तक वो चौथे नंबर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस के तौर पर उन्होंने काम किया। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने फिल्मों से अपने नाते तोड़ लिए। तो दोस्तों, इस तरह से उनकी फिल्मी दुनिया के सफ़र जारी और सारी था। इस फिल्मी दुनिया के सफ़र में एक शख्स से उनकी मोहब्बत हो गई, जिनका नाम था राजेंद्र कुमार। गर्चे बचपन से उनकी ख्वाहिश, उनकी आरज़ू दिलीप कुमार से शादी करने की थी, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार थी। लेकिन फिल्मी दुनिया में काम करते करते और ख़ासकर राजेंद्र कुमार के साथ कई फिल्म करने की वजह से उनके अंदर भी, और ख़ुद राजेंद्र कुमार का भी झुकाव जो है सायरा बानो की तरफ हो गया, और दोनों शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। जबकि राजेंद्र कुमार ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे, सब कुछ था, उनका एक घर था, एक परिवार था। और इस तरह इस शादी से जो है वो परिवार खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। जब सायरा बानो की वालदा को इस बात का इल्म हुआ कि वो राजेंद्र कुमार से शादी करना चाहती है, तो वो घबरा गई और वो दिलीप कुमार के घर गई और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया, इल्तिजा की कि यूसुफ भाई, सिर्फ आप ही जो है हमारी बेटी को इस काम से रोक सकते हैं। मैं समझती हूँ कि अगर आप ज़रा सी कोशिश करेंगे तो ये घर बर्बाद होने से बच जाएगा, राजेंद्र कुमार का भी घर बच जाएगा और सायरा बानो का अपना घर भी बच जाएगा। तो मेहरबानी करके आप इसमें ज़रा सा दखल अंदाजी कीजिए और
उससे मुलाकात कीजिए। तो उस जमाने में फिल्म झुक गया आसमान की शूटिंग कलकत्ते में हो रही थी और दिलीप साहब कलकत्ता तशरीफ़ ले आए और यहाँ आकर के उन्होंने सायरा बानो से मुलाकात की और उसे बहुत समझाया कि देखो तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वो रास्ता गलत है, इस तरीके से तुम अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद करोगे, साथ साथ राजेंद्र कुमार की ज़िंदगी को भी आप तुम तबाह कर दोगे, उसका घर बर्बाद हो जाएगा, उनके बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, उनकी फैमिली बर्बाद हो जाएगी। तो तुम इससे तौबा कर लो और इस शादी से और इस मोहब्बत से अपने दामन को छिड़क लो। सायरा बानो ने कहा कि बस एक शर्त है, अगर आप उस शर्त को पूरा कर देंगे तो मैं ये शादी नहीं करूँगी। तो यूसुफ साहब ने, दिलीप साहब ने कहा क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए। दिलीप साहब इस डायलॉग पर के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सायरा पहली मुलाकात में ही उससे इस तरह की बात करेगी। खैर, जब अल्लाह को मंजूर था, दिलीप साहब ने हामी भर ली और शादी के लिए तैयार हो गए और इस तरह से वो राजेंद्र कुमार का घर टूटने से बच गया और दिलीप कुमार का घर सायरा बानो की जिंदगी से आबाद हो गया। जब दिलीप साहब की शादी हुई तो इंडस्ट्री का ऐसा कौन शख्स था जो इस बारात में शामिल नहीं था। दिलीप कुमार दूल्हा बन करके घोड़े पर सवार थे और घोड़े का लगान पृथ्वी राज कपूर के हाथ में था और दिलीप कुमार के दो बहुत ही अहम साथी, बहुत ही दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री के चांद सितारे राज कपूर और देवानंद, दिलीप कुमार के घोड़े के एक तरफ राज कपूर और दूसरी तरफ देवानंद बेतहाशा डांस कर रहे थे। और इस तरह से 22 साल के फर्क के बावजूद दिलीप साहब और सायरा बानो अज़दवाजी जिंदगी में शामिल हो गए। शादी के बाद उनकी वो ख्वाहिश भी पूरी हो गई कि दिलीप कुमार के साथ उन्होंने बतौर हीरोइन काम भी किया और सबसे बड़ी बात यह हुई कि सन 1972 में सायरा बानो ने एक बच्चे को 8वें महीने पे जन्म दिया, लेकिन वो मुर्दा जन्म हुआ और उसके बाद सायरा बानो किसी भी बच्चे को पैदा करने के लायक नहीं थी। दिलीप साहब और सायरा बानो ने अल्लाह के आगे अपने सर को तस्लीम कर लिया और बगैर औलाद ही सारी जिंदगी एक साथ गुजारने का फैसला ले लिया। और इस तरीके से उनकी अज़दवाजी जिंदगी अच्छे तरीके से चल रही थी कि बीच में एक घटना हुई और दिलीप कुमार ने अस्मा नाम की एक औरत से शादी कर ली। सायरा बानो के दिल पर ऐसा पत्थर गिरा कि वो बौखला गई, लेकिन अपने मोहब्बत, अपने इश्क में इस कदर पागल थी, दिलीप कुमार को इतना चाहती थी
ऐसा इश्क था उनका कि जैसे कोई अपनी भगवान की पूजा करता है। दिलीप साहब ने बहुत ही जल्दी उनसे तलाक ले लिया और फिर सायरा बानो और दिलीप कुमार एक साथ आज तक अपनी ज़िंदगी को उसी प्यार और मोहब्बत से गुजार रहे हैं। सायरा बानो ने कभी अपने दिल पर नहीं लिया, अपने दिमाग पर नहीं लिया, उस शादी को अपने दिलो दिमाग से निकाल कर फेंक दिया और अपनी मोहब्बत के आगे, अपने खुदा के आगे उसने सर तस्लीम किया और दिलीप कुमार के साथ आज तक उनकी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत तरीके से गुज़र रही है। और दिलीप साहब जो कि अब उनकी याददाश्त ख़त्म हो चुकी है, जो एक बच्चे की तरह हो सके हैं, तो दिलीप साहब की खिदमत एक औलाद की तरह वो कर रही हैं और हर तरीके का सेवा, हर दां बैठना, खाना पिलाना, कपड़े बदलना, ये सारे काम वो इतने प्यार से करती हैं कि ऐसी मिसाल जो है किसी बीवी की बहुत कम मिलती है। और मैं समझता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी बीवी का मिलना बहुत ही किस्मत की बात है और ये अल्लाह की मर्ज़ी है, ये अल्लाह की ख्वाहिश है कि उन दोनों की इज़्ज़त को जो है अल्लाह ताला ने संभाल के रखा है और इन लोगों ने भी अल्लाह ताला के आगे अपना सर खम कर लिया है। और हिंदुस्तान के सबसे अजीम अदाकार जिसे भारत रत्न का अवार्ड के लिए आज भी कोशिश हो रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा अदाकार फिर इंडस्ट्री में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों, एक अदाकार की, एक कलाकार की सेवा और साथ ही साथ अपने शौहर की सेवा, उसकी खिदमत कर करके सायरा बानो ने जो काम अंजाम दिया है वो शायद ही कोई और कर सके। इसलिए हम उसे सैल्यूट करते हैं, उसे सलाम करते हैं, उसकी मोहब्बत को हम सलाम करते हैं, उसके इश्क को हम सलाम करते हैं, उसके जज्बे को हम सलाम करते हैं। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे आपको किसी प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के राशिद आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।